दोस्तों मैं हूं आपका भाई विकास और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको 48 प्रश्न बताने जा रहा हूं जो आपके बोर्ड में इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन ज़रूर होंगे। अगर नहीं हुआ तो मैं सच में बोल रहा हूं कि मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। इससे आपको 15 कम से कम तो 15 क्वेश्चन आना तय है कि इससे बोर्ड में मिलेगा। 48 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन बोर्ड में मिलेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि टोटल मैं 5 ऐसा ऑब्जेक्टिव का वीडियो डालूंगा साइंस का, जिसमें आपको सभी ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे बोर्ड में और कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है बोर्ड एग्जाम में, ये मैं वादा करता हूं। इसलिए वीडियो में पूरे बने रहे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप कर देते हैं तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो भी प्रश्न एक दो भी छूटेगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें से 48 क्वेश्चन में से मैं सबका आंसर नहीं दूंगा, 45 का दूंगा। 3 आपको कमेंट करके बताना होगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं आपका पढ़ाई कहां तक कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए इस वीडियो में बने रहे, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों शायद आपको पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन जो है पहला ही चैप्टर है, तो इसका 2 नियम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 2 नियम। दोस्तों इसको मैंने इंग्लिश में भी टाइप किया ताकि जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हैं तो उनको भी दिक्कत ना हो। मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है और फिर स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हिंदी मीडियम से ही है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण, पहला ऑप्शन है अभिलंब की ओर झुकेगी, दूसरा अभिलंब से दूर हटेगी, उसके बाद सीधी निकल जाएगी, उसके बाद परावर्तित हो जाएगी। तो दोस्तों ये बोला कि वायु में गमन करती प्रकाश, जो वायु है उसमें गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यानी तिरछी रूप से प्रवेश करती है। तो मतलब यह किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी अभिलंब की ओर इधर झुकेगी या फिर इधर भाग जाएगी, दूर हटेगी, सीधी निकलेगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब की ओर झुकेगी। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है दोस्तों, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्रकाश के लिए प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखनी चाहिए। तो दोस्तों समान साइज का प्रतिबिंब आपको प्राप्त करना है किसी लेंस में, तो उसके लेंस के मुख्य फोकस पर रखिएगा, तो उसका जो है समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, यानी उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसका होता है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे कहते हैं रेटिना। तो वहाँ पर रेटिना नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दृष्टिपटल, रेटिनो को ही दृष्टिपटल कहते हैं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अगर आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। मैं वादा करता हूँ 15 से 20 क्वेश्चन बोर्ड में होना तय है इस वीडियो से, मैं गारंटी देता हूँ इसका। उसके बाद छठा प्रश्न है दोस्तों, किस माध्यम के अपवर्तन का मान, यानी किसी माध्यम के अपवर्तन यानी म्यू बराबर क्या होता है। तो इसका शायद आप पढ़े होंगे कि साइन आई बाय साइन आर होता है। एक मिनट हम दिखाते हैं, वो साइन आर होता है जो जिसको हम स्नेल का लॉ भी कहते हैं, यानी स्नेल का नियम कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अब तो आप समझ गए होंगे, साइन आई बाय साइन आर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद सातवां प्रश्न है दोस्तों, किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा ही मात्रक निम्नलिखित में से है। दोस्तों आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक हो गया जिसको मैंने बोला आपको कमेंट करके बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इसमें लोग फंसते भी हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ आप लोग क्या करते हैं। आठवां प्रश्न है दोस्तों, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, यानी तारों का जो टिमटिमाना है वो प्रकाश के कौन सा घटना के कारण होता है। तो उसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण तारों टिमटिमाते नजर आते हैं। उसके बाद 9वां प्रश्न है दोस्तों, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस बात पर निर्भर करती है। तो दोस्तों किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी सभी बातों पर, इन सभी बातों पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध किन किन बात पर निर्भर करता है, लिखे। तो ये आपको तीनों लिखना होगा, यही सब तीनों। उसके बाद 10वां प्रश्न है दोस्तों,
निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है? तो दोस्तों विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 11वां प्रश्न, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आमीटर। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 12वां प्रश्न है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है। प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है। प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होते हैं। तभी तो फ्यूज तार में तुरंत जब लाइट ज़्यादा हो जाता है तो गल जाता है आपका फ्यूज तार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद 13वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो दोस्तों इसमें से आपको चुनना है कि चुंबकीय पदार्थ नहीं है। जैसा कि लोहा तो है ही, निकेल भी है, कोबाल्ट भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीतल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है। 14वां प्रश्न है दोस्तों, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान होता है? तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शून्य। 15वां प्रश्न है दोस्तों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का खोज किसने किया? तो आपको शायद मालूम हो कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। तो इसका भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि इसका खोज किसने किया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। 16वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा जो है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद है 17वां प्रश्न की दोस्तों, Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Na2SO4 प्लस BaC मिलकर बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये इसके साथ हो रहा है, Na जो है Cl के साथ मिल रहा है। उसके बाद जो हो गया BaSO4 के साथ मिला है। तो यहाँ पर देखिए दोनों विस्थापित होकर इसमें जा रहा है, ये विस्थापित होकर इसमें आए। इसका मतलब हो जाएगा ये द्वि विस्थापन है, यानी दोनों विस्थापित हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न दोस्तों, अम्लीय वर्षा का pH मान होता है? तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए 5.5 से 5.6 के बीच होता है। तो इसमें आप क्या मार सकते हैं? ये लिखा हुआ 5.6 से अधिक, तो 5.6 से अधिक तो होता नहीं है, 5.6 से कम होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा का pH मान इसके बीच में ही होता है। मैंने बताया ना 5.5 से लेकर 5.6 के बीच में होता है। तो एग्जैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक मिनट, सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था मोबाइल में। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा 5.6 से कम हो जाएगा। जैसे कि आपको मैंने बताया ना 5.5 से 5.6 के बीच में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19वां प्रश्न है दोस्तों, NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। तो इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को भी बोलते हैं बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। 20वां प्रश्न है दोस्तों, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? जैसे अपच भोजन हो जाता है ना, उसका उपचार करने के लिए हम लोग एंटासिड का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंटासिड। 21वां प्रश्न है दोस्तों, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं। जो आपको काटेगा चींटी तो वो डंक से एक अम्ल छोड़ जाता है, जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। उसी के कारण जलन और दर्द का अनुभव हम लोग को होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है? मिथेनोइक, पहला ऑप्शन है मिथेनोइक, उसके बाद इथेनोइक अम्ल, उसके बाद सिट्रिक अम्ल, उसके बाद ऑक्जेनिक अम्ल। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है ना गलत है, क्योंकि लगता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया। इसका होता है फॉर्मिक अम्ल। आप शायद आपको याद होगा कि अगर आप पढ़े होंगे बुक तो ज़रूर आपको मालूम होगा कि इसका होता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल के कारण
ऐसा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर नहीं दिया हुआ है, तो ये पूछता है क्वेश्चन, तो मैं कहूँगा कि आप इसे याद कर ले कि ये फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है ऐसा। 22वां प्रश्न है दोस्तों, ऑक्जेनिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेनिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है, इसका भी आप कमेंट करके बताइएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। उसके बाद 23वां प्रश्न है दोस्तों, CaSO4 इंटू हाफ H2O निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो दोस्तों पारा जो है कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पारा। उसके बाद 25वां प्रश्न है दोस्तों, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो दोस्तों नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिआबंध। 26वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो दोस्तों जो है ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्रेफाइट। 27वां प्रश्न है दोस्तों, कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है। तो दोस्तों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकालेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन विन्यास जिसे बोलते हैं। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। तो इसका हो जाएगा 2 और 4 एन होगा, तो 2 4 4 होता है बाहरी कक्षा में। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 4। 28वां प्रश्न है दोस्तों, एल्कीन का समान सूत्र है। तो दोस्तों एल्कीन का पूछेगा, उसके बाद देखिए तीनों में से एक पूछ देता है, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, यानी तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। तो एल्कीन का समान सूत्र जो होता है CnH2n होता है, और एल्केन का जो होता है CnH2n+2 होता है, एल्काइन का जो होता है CnH2n-2 हो जाता है। तो ये तीनों में से एक पूछ जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अभी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर दिया कि ये तीनों में से एक जरूर पूछेगा। 29वां प्रश्न है दोस्तों, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। 30वां प्रश्न है दोस्तों, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन। 31वां प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के उदर स्तंभ को कहते हैं? तो उदर स्तंभ को आवर्त कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवर्त। 32वां प्रश्न है दोस्तों, अम्लराज में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3:1। 33वां प्रश्न है दोस्तों, हरे पौधे कहलाते हैं? तो दोस्तों हरे पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, स्वपोषी। 34वां प्रश्न है दोस्तों, छोटी आंत में पाए जाने वाले रंसाकुर का क्या कार्य है? तो दोस्तों रंसाकुर का अवशोषण का कार्य है। छोटी आंत जानते हैं आप भोजन को पचाता है, तो ये जो है ना अवशोषित कर लेता है पहले, उसके बाद वो पाचन के लिए भेजता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवशोषण। 35वां प्रश्न है दोस्तों, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो दोस्तों क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। 36वां प्रश्न है दोस्तों, पादप में अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद है? तो दोस्तों पादप में अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग को नहीं आता हो तो मैं ज़रूर पिन कर दूंगा ये सब का ऑप्शन जितना भी है। अगर कमेंट सही नहीं आया तो मैं रिप्लाई करूँगा या फिर मैं पिन ज़रूर कर दूँगा। अगर गलत आता है तो ऐसा करूँगा ज़रूर। 37वां प्रश्न है दोस्तों, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाइलम। मैं अब नहीं छोड़ूंगा, बहुत लोग गुस्सा भी कर रहे हैं। मैं 3 क्वेश्चन छोड़ चुका हूँ, 3 मैं बोल दिया था पहले ही, तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा। 38वां प्रश्न है दोस्तों, खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? दोस्तों खुला परिवहन तंत्र तितली में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तितली। 39वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा पादप उत्सर्जित पदार्थ नहीं है? तो दोस्तों पादप उत्सर्जित पदार्थ देखिए, लाइटिन, उसके बाद रेजिन, लेटेक्स, उसके बाद स्टार्च जो है पादप उत्सर्जित पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो गया CO2 CO, सब सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
41वां प्रश्न दोस्तों, इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि यकृत को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यकृत। 42वां प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों फल पकाने में जिब्रेलिन प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जिब्रेलिन। 43वां प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन की कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मधुमेह। और आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मधुमेह रोग। 44वां प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है, तो दोस्तों ईस्ट में अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मुकुलन। 45वां प्रश्न है दोस्तों, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो दोस्तों मानव में निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंडाशय। 46वां प्रश्न है दोस्तों, आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए मेंडल को कहते हैं आनुवंशिकता के पिता। 47वां प्रश्न है दोस्तों, जीव मनुल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जीव मनुल है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्य जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 48वां प्रश्न है, यानी लास्ट प्रश्न है आपका, जो मैंने बोला था 48 प्रश्न इसमें करवाऊंगा। दोस्तों इसका पूछ रहा है कि जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी, दोस्तों ये जो है जातियों की उत्पत्ति नाम यानी द ओरिजिन ऑफ कुछ ऐसे कुछ था, जिसका डार्विन जी ने लिखे थे, इन्हीं जातियों के बारे में ही था, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डार्विन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो मैं आप लोगों को ये एक ठो लाइक करने और इस वीडियो को ज़रूर अपने साथ फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका मैं 5 ऐसे साइंस का डालूंगा, उससे एक भी बाहर नहीं रहेगा, ये मेरा वादा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।